भी सभी का स्वागत है और मंच पर आसीन हमारे चीफ गेस्ट धर्मवीर जी और असीजा जी, एक और स्वागत हमारे ब्यूरो चीफ का, भारत 24 के ब्यूरो चीफ हमारे अवनीश जी का। एक आज इस मंच पे एक गजब का सहयोग है। गजब का सहयोग क्यों? दो व्यक्तित्व बैठे हैं यहाँ पे, प्रजापति जी बैठे हैं, मंत्री जी हैं हमारे, मनीष जी बैठे हुए हैं। गजब का सहयोग ये है कि ये दोनों आई थिंक सर 58, 59 मतलब दोनों की उम्र जो है लगभग बराबर है। अगर इनकी उम्र से इनके करियर का अंदाजा लगाया जाए तो वो गलत होगा। करियर को मैं बताऊंगा कि कैसे अंदाजा लगाया जाएगा। दोनों की उम्र लगभग बराबर है। 60 साल के लमसम होने वाले हैं 1-2 साल में दोनों लोग। तो 60 साल में माना जाता है, एक भ्रांति है हमारे समाज में कि किस तरीके 60 साल के बाद आदमी रिटायर हो जाता है। भ्रांति भी है और गवर्नमेंट का भी रूल है जिसमें 60 साल के बाद रिटायरमेंट हो ही जाता है। ये दोनों वो व्यक्ति हैं जिनका जितना इनकी उम्र बढ़ती चली जा रही है, युवाओं में उनका क्रेज उतना ही बढ़ता चला जा रहा है। मैं खुद एक युवा हूं और पत्रकारिता से जुड़ा हुआ हूं, तो बहुत सारे लोग मिलते हैं। तो मैं जब फिरोजाबाद आ रहा था या आगरा, हमने पहले मनीष जी के साथ आगरा में भी कार्यक्रम किया, आगरा पहुंचे आप हमारे कार्यक्रम में। उस दौरान भी जो क्रेज युवाओं में था वो गजब का क्रेज था मनीष जी का। 3 बार लगातार हैट्रिक बना चुके हैं, 3 बार लगातार बैक टू बैक जीत हासिल करी। तो ये क्या है कि युवाओं में जितना इनकी उम्र बढ़ती चली जाएगी, मैं ये मानता हूं कि युवाओं में क्रेज इनका बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि हर व्यक्ति से जब बात करने पहुंचिए, आप किसी से बात करिए, फिरोजाबाद की बात करिए या फिर आगरा की बात करिए, तो एक व्यक्ति का जिक्र, अवनीश भाई अपन ने भी किया था कि एक व्यक्ति का जिक्र जरूर आता है, वो मनीष जी हैं। और उनसे भी 1 साल बड़े, यानी 59 सर, धर्मवीर जी 59 के होने वाले होंगे। अब मुझे डेट ऑफ बर्थ का तो नहीं पता, लेकिन एक मोटा माटी जो अंदाजा है ईयर का, उनसे भी अधिक इनका भी क्रेज उतना ही युवाओं में है। पिछले दिनों में एक खबर पढ़ रहा था, हमारे चैनल पर भी चली, भारत 24 पर भी चली, कि आप मंत्री हैं, जेल मंत्री हैं, तो एक पॉलिटिशियन कैसे लोगों को दिलों पर राज करता है, इस बात का एग्जाम्पल इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता जो मैं देने वाला हूं। आप जेल मंत्री हैं, एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि आप 24x7 मंत्री हैं। जहां जाएंगे वहां पर अगर निरीक्षण करना है, दो जिले पड़ रहे हैं, 3 जिले पड़ रहे हैं, अगर वहां से गुजर रहे हैं तो आप बिल्कुल वहां की जेलों का निरीक्षण करेंगे, ये कंफर्म है। तो अभी मैं खबर पिछले दिनों पढ़ रहा था, एटा जेल की खबर थी। खबर कुछ यूं थी कि आप जेल में जाते हैं, वहां पर कैदियों से बात करते हैं। उस दौरान वो भावुकता भरे पल, क्योंकि एक पॉलिटिशियन सबसे पहले एक व्यक्ति होता है और उसका व्यक्तित्व तभी दिखाई देता है जब वो अपने कार्य क्षेत्र में कुशलता को दिखाता है। उस दिन आपकी कुशलता पूरे देश ने देखी। कुशलता ये थी कि आप लोगों से मिले, जेल में जेलर या जो अधिकारी होते हैं उनसे तो मुलाकात करते ही हैं, साथ के साथ कैदियों से मुलाकात करी। और उन कैदियों से मुलाकात करते हुए उस दौरान सर भावुक हो गए थोड़े से। कुछ मांजरा ऐसा था, एक कैदी ने ऐसी बात कही जिसके बाद आप भावुक हो गए और ये सबब दिया कि क्राइम मत करो क्योंकि ये गलत है। तो जो फील रखता है ना राजनेता के अंदर, यदि उसके जहन में, उसके हृदय में कहीं ना कहीं फील है, राजनेता सच्चा वही है। और आज हमारे मंच पे दोनों वही राजनेता बैठे हुए हैं जिनकी जनता में धमक है। धमक शब्द बिल्कुल गलत नहीं है, जिसे जनता जो है चाहती है कि वो हमारे बीच रहें। मैं इस कार्यक्रम के विषय में भी थोड़ा सा जिक्र करूंगा। हमारा ये कार्यक्रम 5वीं जगह हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं सर। यूपी के मन की बात कार्यक्रम, हमारी सीरीज लखनऊ से हमने शुरुआत की थी पिछले दिनों। लखनऊ के बाद हमने लखनऊ में दूसरा एक कार्यक्रम किया था, लखनऊ में डिप्टी सीएम आए थे दोनों।
उसके बाद हमने ये कार्यक्रम आगरा किया। जो भी गणमान्य हमारे केंद्रीय मंत्री जी एसपी सिंह बघेल जी, आप और सभी लोगों ने बहुत उत्साह से उसमें शामिल हुए और सभी रहे, इसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं आपका। और आज भी कार्यक्रम में आने के लिए सर के पास समय नहीं था, क्योंकि सीएम का कार्यक्रम था, बैक टू बैक सारे, उधर सीएम का कार्यक्रम खत्म होता है और दोनों लोगों का भाई कार्यक्रम में पहुंचना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरीके के इनिशिएटिव में आप सभी का इस तरीके का सहयोग सराहनीय है और मैं धन्यवाद करता हूं मनीष सर का, मैं धन्यवाद करता हूं धर्मवीर जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में आकर गरिमा बढ़ाई, और आप सभी का जो आज सामने हमारे बैठे और हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद शिशिर अवस्थी जी। तो न्यू इंडिया के विजन को लेकर भारत 24 हिंदुस्तान के लोगों के बीच है और मैं चाहूंगी वो एवी दिखाना आप ये वो एवी दिखाइए, क्योंकि देखिए हमारे सीईओ डॉक्टर जगदीश चंद्रा जी, जिन्होंने जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उनके इंटरव्यूज हुए हैं और लगातार हम सच से जुड़ी हुई खबरें आप तक पहुंचाते हैं। तो कुछ एवीज हमने आपके लिए तैयार की है, मैं चाहती हूँ हमारी टीम वो एवी दिखाए। प्लीज प्ले। 10 साल आपने इतना बुरा देखा, इतना बुरा देखा, अच्छा देखने की हिम्मत आप भी नहीं करते। Dr. Jagdish Chandra's passion for news and insight for the inner nuances of political analysis has made him the immutable leader in the media industry. Dr. Jagdish Chandra, Editor-in-Chief and CEO, Bharat 24, is a name to be reckoned with. His straightforwardness during his political interviews and the accurate analysis of elections on the very popular The JC Show only proves his command over the pulse of the nation. As CEO of ETV Network, Z Media Regional Channels, First India News and Editor-in-Chief of First India, the popular English daily, Dr. Jagdish Chandra has ascended to an iconic figure in media. With Bharat 24, Vision of New India, he has now successfully launched a new national Hindi news channel, which is rapidly changing the definition of national news. महिमा, 1 मिनट रोकना चाहूंगा। हमारे बीच हमारे ब्यूरो चीफ अवनीश विद्यार्थी जी भी हैं। खबरों की तह तक जाना और खबरों की के बीच से खबर लाने का काम ये करते हैं अवनीश जी, और अवनीश जी से मैं चाहूंगा कि पोडियम पर जाकर 2 शब्द जरूर कहें पूरे कार्यक्रम के बारे में। मनीष भाई, तमाम सारे लोग, फिरोजाबाद चूड़ियों का शहर, सब लोग जानते हैं खूब। अभी कुछ समय पहले महिमा का ट्वीट भी हम लोग देख रहे थे जब गाड़ी में मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम में लौट रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है इन इलाकों की, और खास तौर पर फिरोजाबाद, आगरा, मोहब्बत का शहर बगल में, और फिरोजाबाद अपने आप में उद्योग नगरी, लगातार उद्योग धंधों से, कारोबार से लोग जुड़े हैं, मेहनतकश लोग हैं, लगातार परिश्रम करते हैं और इसीलिए बार बार इन शहरों में जो विकास है वो दिखाई पड़ता है। हम भी जब अभी सड़कों से गुजर रहे हैं लगातार, तब भी जिस तरीके से देख रहे हैं किस तरीके का बदलाव इस इलाके में आया है, जिस तरीके का बदलाव रहते हुए इस व्यवस्था के अंदर आना चाहिए वो दिखाई पड़ता है। अब धर्मवीर जी यहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर, मनीष भाई यहाँ पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर हमारे इस कार्यक्रम में है। सबसे खास बात यह है, जो बात शिशिर भाई आगे ले जा रहे थे, कि अभी करवा चौथ और तीज के पर्व आए थे और तब जेलों में वो संवेदनशीलता दिखाई पड़ी थी जेल प्रशासन की। धर्मवीर जी, इस बात के लिए आपको बधाई है कि उन आम महिला कैदियों की चिंता की, उन महिलाओं की चिंता की जिनके पति जेलों में बंद हैं। उन महिलाओं का तो कोई दोष नहीं, लिहाजा वो अपनी परंपराएं पूरी कर पाए, इसका इंतजाम आपकी सरकार ने आपके विभाग के माध्यम से किया। दूसरी जो बात जिसकी तारीफ होनी चाहिए वो ये है कि हम अभी शिशिर भाई कुछ जेल की तस्वीरें देख रहे हैं, और वो जेल की तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया और मीडिया और खासतौर पर भारत 24 पर लगातार ब्रॉडकास्ट हो रही है। वो दिल्ली के तिहाड़ जेल, तो ऐसी तस्वीर उत्तर प्रदेश से तो नहीं आई। ये अवनीश भाई, इसमें बहुत रोचक तथ्य बताता हूं। दिल्ली की तस्वीरें तिहाड़ की वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहता हूं। उसी तस्वीर के नीचे लोग पता क्या कमेंट कर रहे हैं कि एक काम करो, यूपी की जेल में आओ तब हम आपको बताएं।
तो ये कॉम्प्लीमेंट है कि तिहाड़ में ऐसा होता है। आप यूपी आके ऐसा काम करके बताइए तो बताइए। ये रेफरेंस हम लोगों ने देखा मुख्तार अंसारी के केस में कि पंजाब की जेल में किस तरीके की सुविधाएं हासिल थी और कैसे उत्तर प्रदेश की जब जेल में आना हुआ और बांदा की जेल में जब जाना हुआ तो वहां पर तमाम सारे सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से, ड्रोन्स के माध्यम से पूरी मॉनिटरिंग हो रही है। मुझे याद है एक जेल मंत्री हुआ करते थे पिछली सरकार के अंदर, अच्छी छवि के आदमी है, मैं उनकी इस बारे में प्रशंसा करता हूं कि अच्छे आदमी हैं। जब वो मंत्री बने, वो अखिलेश यादव के बेहद करीबी थे, वो मंत्री बने तो वो आमतौर पर मीडिया ही हैंडल करते थे। तो हम लोग वहीं बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि यार भाई ये समझ में नहीं आता, ये बड़ा अजीबोगरीब महकमा है कि यहाँ चपरासी तक के ट्रांसफर के लिए, बंदी रक्षक के ट्रांसफर के लिए कैबिनेट मंत्री कहता है मेरी प्रतिष्ठा का सवाल है भाई, इसका ट्रांसफर जरूर कर दीजिएगा या रोक दीजिएगा। तो ऐसा बदनाम, ऐसा भ्रष्ट महकमा था। इस महकमे को उस भ्रष्टाचार और तमाम चीजों से बाहर निकालने के लिए सरकार को भी साधुवाद। आप मंत्री हैं विभाग के तो उसका क्रेडिट आपको भी मिलेगा। और मनीष भाई बार बार चुन करके आते हैं, बार बार जीत करके आ रहे हैं, ये अपने आप में बात है। और इनकी सरकार के 2 मंत्रियों ने, मैं अभी जब ये आए तो मैंने इनको कहा कि 2 मंत्रियों ने पिछली सरकार के दौर में ही मुझसे कहा था कि इस मंत्रिमंडल में एक डिजर्विंग कैंडिडेट है जिसको होना ही चाहिए था, तो वो मनीष भाई हैं। उसकी वजह है कि इनकी सूझबूझ, विधायक तो बहुत सारे लोग बने हुए हैं लेकिन इनकी सूझबूझ, समझ और खास तौर पर वित्तीय मामलों में जो इनकी समझ है वो बड़े बड़े मंत्रियों से, बड़े बड़े नेताओं से कम है। लिहाजा हम लोग फिरोजाबाद में एक बार फिर सबका स्वागत करता हूं मैं। आप सभी का स्वागत है जो यहाँ पर हमारे कार्यक्रम में आए हुए हैं। हम लोग इसी तरीके से कार्यक्रमों का एक कारवां आगे बढ़ाते रहेंगे और जिले दर जिले जाकर के वहां के मन की बात आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद अवनीश विद्यार्थी जी। मैं चाहूंगी कि आप एवी प्ले कीजिए। अवनीश भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, फिरोजाबाद की जब बात आती थी पहले के दौर में, जब हम बात करते थे एसपी की गवर्नमेंट हुआ करती थी या एसपी का बड़ा प्रभुत्व रहा करता था, फिरोजाबाद के अंदर भाजपा की किरण जलाने का काम अगर कहें तो मनीष जी ने किया। यह मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि यहां पर संगठन उस लेवल पर नहीं था जितना होना चाहिए। आज के दौर की भाजपा में जो उत्तर प्रदेश के अंदर है वही विधायक है, आप भी माइक ले सकते हैं। तो और दूसरा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उस समय जब भाजपा यहां शायद इतनी प्रभावी नहीं थी जो आज के दौर की है, तो वो क्या था, क्या विषय था, मतलब उस दौर में और इस दौर में फर्क, और उस दौरान हैट्रिक लगाना, मतलब तब से और अब तक एक किरण जला के रखना, लौ जला के रखना भाजपा की, तो ये तो बहुत गजब वाली बात है। इस पर विषय पर थोड़ा सा बताइए आप। नहीं, बिल्कुल। दरअसल वो जब दौर था संगठनात्मक तौर पर, एक समय के बाद बीजेपी कमजोर हुई। कमजोर इसलिए हुई कि शायद नेताओं की पकड़ जमीन पर कार्यकर्ताओं के बीच में उस तरीके से जनता के बीच में नहीं रही और वोट में कन्वर्ट करने की जो क्षमता थी वो क्षमता नहीं दिखाई पड़ रही थी। और उसका नतीजा हुआ कि क्षेत्रीय पार्टियां प्रभावी हुई, जातिगत समीकरण प्रभावी हुए और एक बोर्ड का ऐसा कंसोलिडेशन हुआ, एक ऐसा समुच्चय बना कि उस समुच्चय का लाभ उन पॉलिटिकल पार्टीज ने उठाया, उन इलाकों में भी उठाया। और जो मूल कार्यकर्ता थे, मसलन धर्मवीर जी जैसे संगठन से जुड़े रहे, लगातार अलग अलग संगठनात्मक दायित्वों पर रहे, मनीष भाई लगातार अलग अलग अनुसांगिक संगठनों से, अलग अलग व्यवस्था से जुड़ करके राजनीति में आए, तो ये सब वो लोग थे जिन्होंने अपना मूल पकड़ करके रखा था, इस उम्मीद के साथ कि शायद ये बदलाव होगा, कभी संगठन उस जगह पर पहुंचेगा, उस दौर में पहुंचेगा जहां पर हमारी सरकार होगी, हम अपने मन की बात कह पाएंगे, अपनी चीजें अपनी जनता के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को शायद मजबूत कर पाएंगे। उन परिस्थितियों को लाने में बड़ा संघर्ष रहा है, बहुत सारे कार्यकर्ताओं को जेल जाना पड़ा, बहुत सारी चीजें राजनीति में झेलनी पड़ती है, वो झेलनी पड़ती है। मुझे लगता है ये दोनों जब इस बात को बताएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा शिशिर भाई कि कैसे ये लोग इस दौर में लेकर के आ पाए बीजेपी को, जिस दौर में आज बीजेपी दिखाई पड़ती है। जी देखिए, आपने जो बात कही उसका शायद सार ये है कि जब भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव कुछ समय के लिए कम था, तब की सफलता
को आपने मेरे हिस्से में डाला है, ये आपका बड़प्पन है। लेकिन मैं विनम्रता पूर्वक कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और उससे पहले भारतीय जनसंघ, इसका जो प्रभाव है वो कभी भी कम नहीं हुआ। होता क्या रहा बीच बीच की राजनीति में कि जब जाति का और धनबल, बाहुबल और सत्ता बल का एक मिश्रण बना तो सामान्य वोटर अपने मन की बात को, जो आज कई आपकी मन की बात है, प्रकट नहीं कर पाया मतदान के माध्यम से। मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा, परिवार में मेरे संघ परिवार था। हमेशा से इस बात को जानते मानते रहे कि जब चुनाव के दौर आते थे तो तत्कालीन सरकारें जो सत्ता में होती थी वो बाहुबल का बहुत सख्ती के साथ प्रदर्शन करती थी, सत्ता का दुरुपयोग करती थी, लंबे समय तक लोगों की आवाज को दबाए रखा, लोगों को बांटा, लोगों को भ्रमित किया। तो उसी दौर में हमारे बुजुर्ग जो कार्यकर्ता हैं, जो पीढ़ी दो पीढ़ी निकल गई, उनकी तैयार जमीन पर हमारे जैसे छोटे मोटे पौधे कभी पनप गए, कभी पनपने से पहले थोड़ा मुरझाने की बात रही। समय आता है, अटल जी के नेतृत्व में एक वातावरण बना, पूरे देश ने देखा कि 13 दिन में उनको बाहर कर दिया गया। वो हंसते हंसते बाहर आ गए। उन्होंने ये बात बोली, आपकी टीवी चैनल पे मैंने कई बार देखी है कि ऐसी सत्ता को मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। उनका वो वाक्य लोगों ने फिर 13 महीने के लिए ले आया। 13 महीने में भी सत्ता के दाव पे जैसे खेले गए कि अटल जी फिर बाहर आए। फिर लोगों ने 5 साल के लिए उनको फिर मौका दिया। वो दौर ऐसा था जब हम सब ने देखा कि भारत की परमाणु शक्ति को दोबारा सम्मान मिला। अमेरिका के प्रतिबंधों के सामने घुटना टेकने वाला एशिया, उसका सिर और भारत बन के उभरा। उसी में से, उसी पाठशाला में से मोदी जी निकले, उसी में से माननीय योगी जी निकले, कारवां आगे बढ़ गया। तो ये तो एक चलता हुआ जहाज है जिसमें लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं। हम सौभाग्यशाली हैं कि उसमें से किसी का नामकरण हो गया। अगर हमारी जगह कोई और होता वो भी यही कर रहा होता। तो ये मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का जो विचार है उसकी प्रबलता कभी भी कमजोर नहीं हुई। सत्ता की बाजीगरी, जातिवाद, धनबल, सत्ता का दुरुपयोग, वो सब के कारण से कुछ कुछ समय ऐसा लगा कि सत्ता में नहीं है हम लोग, लेकिन लोगों के दिल में हमेशा रहे। ये तो बात सही है सर। इसी कड़ी में जब मैंने युवाओं की बात की कि किस तरीके से युवा जो हैं वो खासा आकर्षित हैं आपके प्रति, तो इसी कड़ी में एक हमारे बीच उज्जवल गुप्ता जी हैं, हमारी महिला यूनिट को देखती हैं यहाँ से। वो कुछ शब्द कहना चाह रही थी। उज्जवल जी, आप जरा एक बार मंच पे आइए। कुछ मैं सर्वप्रथम बस एक बात रखना चाह रही थी कि मैं बस पैनल में थी और भाई साहब ने ये कहा था कि आप जो बात कह रही हैं वो एक सॉफ्ट कॉर्नर लेने की बात कर रही हैं कि महिला अगर ये बात कह रही है कि पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट महिला का कम है क्योंकि कहीं ना कहीं उसको डिफिकल्टी आती है। और अगर ये बात मैं सॉफ्ट कॉर्नर के लिए कह रही थी क्योंकि मैं अभी इसीलिए मैंने एक पेपर लेकर आई एक्चुअली ये दिखाने के लिए कि रिप्रेजेंटेशन वुमेन का कितना है पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये इंडिया का रैंक कह रहा है कि 148 है ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन द गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट। ठीक है, वुमेन सिर्फ 11.8% इनका मेकअप होता है लोकसभा में। ठीक है, 11% होता है राज्यसभा में। और वुमेन का कितना आप देख सकते हैं आंकड़े कि वुमेन कितनी हैं इंडिया में, उसके बावजूद भी इतना लेस रिप्रेजेंटेशन होने का कारण क्या हो सकता है? जब एक महिला रॉकेट चला रही है, ट्रेन चला रही है, शिप्स चला रही है, युद्ध में जा रही है, लेकिन पॉलिटिक्स में सिर्फ 11%।
क्या कारण हो सकता है? अगर एक महिला के लिए इतना आसान है नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से होकर, इंदिरा गांधी जी की जो बात कही गई थी, क्योंकि वो पॉलिटिकल बैकग्राउंड था उनका, उनके पिताजी जवाहरलाल नेहरू थे, अगर यही एक सामान्य महिला होती तो मैं मानती। हाँ, हमारे मोदी जी का मैं बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद कहूंगी, जिन्होंने हमारी आदिवासी महिला को, जो नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से थी, उनको प्रेसिडेंट बनाया, कैबिनेट में महिलाओं का विस्तार कर रहे हैं। हाँ, मैं उनको मानती हूँ, योगी जी को मानती हूँ, मोदी जी को मानती हूँ, जो महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार तत्पर अग्रशील हैं। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि अगर ये चीज बोली जाए कि हर पुरुष की मानसिकता इतनी अच्छी है कि वो महिला को राजनीति में आना उसको उचित समझे। तो मैं कहीं से भी सॉफ्ट कॉर्नर नहीं था, ये मैं सॉफ्टनेस में फायदा नहीं उठाना चाह रही थी इस बात को बोल के कि महिला के लिए डिफिकल्टी है नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, क्योंकि मैं इस डिफिकल्टी से जूझ रही हूँ। मैं इतने अच्छे डिबेट्स दे चुकी हूँ टीवी में या कहीं पे भी, यहाँ पे फिरोजाबाद में एक रिपब्लिक भारत का डिबेट हुआ था, मैं एक महिला होने के नाते मैंने इतना अच्छा बोला था, क्वेश्चन किया था इस समाजवादी पार्टी के व्यक्ति से, और उसका कोई जवाब नहीं आया था उनके पास। लेकिन उसके बावजूद भी कई बार ऐसी चीजें हम सहन करते हैं रहते हुए भी कि हमें उतना रिप्रेजेंटेशन सही तरीके से नहीं मिलता, क्योंकि हम नॉन पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं। लेकिन हाँ, मैं खुशी इस बात की है कि मैं ऐसी पार्टी से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे विरासत नहीं चलती, जहाँ पे महिलाओं का उत्थान के लिए अग्रशील किया जा रहा है। इसलिए इस बात की मुझे बहुत खुशी है, मुझे मोदी जी से बहुत खुशी है कि आदिवासी महिला को उन्होंने उच्चतम स्थान इस देश में दिया, जबकि कई अदर पार्टीज ने उनका विरोध करना चाहा, फिर भी मोदी जी ने इस बात को ना मान के और हमारी पार्टी ने इस चीज का सहयोग किया कि जो जिस लायक था उसको वह पद दिया गया। तो एक महिला के लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि सिर्फ चुनौतियां इतनी नहीं होती। आप देखिए, एक पुरुष है, रात को 12-1 बजे अगर कोई पॉलिटिकल काम है तो वो जाएगा, तो वो क्या है, वो नेता है, वो दीनानाथ है। लेकिन यही महिला अगर रात को 12-1 बजे किसी वंचित शोषित व्यक्ति की हेल्प करने के लिए अगर बाहर चली जाएगी ना, तो 10 क्वेश्चन उठ जाएंगे उसके चरित्र पे। लोग कहेंगे कि अरे रात के 12-2 बजे बाहर घूम रही है, बाहर जा रही है, आवारा है, इसके माँ बाप कुछ नहीं समझाते। वो ये नहीं सोचेंगे कि व्यक्ति किस लिए 12-1 बजे बाहर जा रहा है, क्या सोच के जा रहा है। अगर पुरुष राजनीति का कार्य कर सकता है, अगर किसी वंचित शोषित के लिए कार्य कर सकता है, तो क्या महिला नहीं कर सकती उस जगह पे? ये चुनौतियां बहुत बड़ी चुनौतियां होती है, क्योंकि पुरुष के चरित्र पे प्रहार नहीं होता है, ये प्रहार महिला के चरित्र पे होता है। पुरुष क्या कहते हैं कि पुरुष पैसा कमाता है, वो कुछ भी कर सकता है, वो जो भी करता है वो आराम के लिए कर रहा है। लेकिन जो महिला है वो अगर कुछ कर रही है, सही तरीके से कर रही है, कोई चरित्र खराब नहीं है, फिर भी उसके ऊपर 10 क्वेश्चन लगेंगे। तो बस मैं यहीं पे बात समाप्त करना चाह रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा, महिला के प्रति आपका जो दर्द है बहुत अच्छा, थैंक यू जी। सर, एक अब मैं धर्मवीर सर से एक सवाल है मेरा। सवाल यह है कि एक अभी अवनीश भाई, एक बड़ा रोचक मामला सामने आया कि केंद्रीय कारागार के अंदर रामायण के पाठ का आयोजन किया गया। दिशा और दशा क्या है, ये सवाल है आपसे। पहले तो मैं भारत 24 का धन्यवाद करता हूं कि इस तरह से कार्यक्रम होने के बाद जो चर्चाएं होती हैं वो आम जन तक जाती है, और आम जन की जो कुछ बातें हैं वो हम लोगों को भी सुनने को मिलती है, समझने को मिलती है, और उस पर हम विचार करके आगे बढ़ने का प्रयास भी करते हैं। रही बात अभी आपने रामायण की कही, मैं अभी केंद्रीय कारागार आगरा में 3 दिवसीय एक रामायण का प्रोग्राम था, उसी का उद्घाटन करके उसी में सम्मिलित होकर के यहाँ आना हुआ है। अगर मैं इस पे चर्चा करूं तो इसके पीछे अगर आप सब लोग समझेंगे तो स्वीकार करेंगे कि ये होना चाहिए। जेल मंत्री बनने के बाद जब जेलों में हमारा जाना हुआ, अनुभव जब हमने किया, और मेरा स्वभाव है कि मैं हर जगह से अनुभव करता हूं, जब अनुभव में देखा तो हर बंदी मां पेशेवर नहीं है। तमाम कैदी अनायास घटित घटना में बंदी हैं।
अनायास कोई घटना घट गई, FIR हुई और वो व्यक्ति जेल चला गया। अब जेल चला गया है, बाहर की दुनिया से एकदम कट हो गया। और बैरकों में जेल की जो व्यवस्था है, सुबह बैरक खोलना, प्रार्थना कराना, फिर बंदियों से जो जेल के अंदर काम है वो काम, फिर उसके बाद में भोजन के बाद बंदियों को बंद कर देना। अच्छा, बंदियों के पास फिर जेल बैरक में बंद होने के बाद है क्या? बाहर की दुनिया से कट है। बाहर की दुनिया मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं समस्त हमारे सुनने वाले सभी के लिए, बाहर की दुनिया उनको अपराधी मान लेती है। उनमें आपस में और कोई चर्चा ही नहीं है। बैरकों में चर्चा ये है कि तूने ये काम किया, तेरे ऊपर ये धारा है, मेरे ऊपर ये केस है, इसके अलावा और कोई चर्चा नहीं। हमने जब समझा तो इससे मानसिकता क्षुब्ध होती है, विकृति मानसिकता बनी रहती है। परिवार से दूर हैं, घर से दूर हैं, समाज से दूर हैं, और वहां जाकर भी वही चर्चा। तो मेरा अपना समझने के बाद में ध्यान में आया कि इस चर्चा से, इस जो है क्षुब्धता से उनको बाहर निकाला जाए। तो हमने गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र के लिए कहा कि भाई जेलों में ये कराया जाए। रामायण में, प्रवचन में, योग में इन व्यवस्थाओं से कहीं न कहीं वो विक्षुब्ध मानसिकता से बंदी बाहर निकलेंगे। इसके पीछे रहस्य हमारा ये है। और कहीं न कहीं कभी कभी होता क्या है कि अगर उनका पीछे का बैकग्राउंड देखिए तो छोटी जो धाराओं में बंद है, कभी कभी विक्षिप्तता में और बाहर आकर के बड़ी घटना कर देता है। वो होती है विक्षिप्तता के कारण, वो होती है विकृति मानसिकता के कारण। अब जेलों में अगर आप देखें तो 99% गरीब परिवार हैं, 98-99% गरीब परिवार के हैं। और मैं आपके माध्यम से सबको बताना चाहता हूं कि जब अनुभव किया तो युवा हमारे देश का, हमारे प्रदेश का भविष्य होता है। देश का, प्रदेश का भविष्य युवा न बन पाए, लेकिन अपने घर का भविष्य होता है। और हमने देखा वहां 40 साल से नीचे की संख्या 70 से 80% है। ये सोचने का बिंदु है। अब समझिए कि जिस घर का नौजवान जेल चला जाए, उस परिवार की स्थिति से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं अगर समय हो तो। और सबको अवगत कराना चाहता हूं, जितने दर्शक हैं उन सबको अवगत कराना चाहता हूं, क्योंकि यह भी समाज से जुड़ा है। जिस परिवार का नौजवान जेल में चला गया, वो परिवार सम्मानजनक जिंदगी बाहर नहीं जी पाता। उस परिवार के पड़ोसी उसके घर आना बंद कर देते हैं, उसके रिश्तेदार उसके घर आना बंद कर देते हैं। एकाकी जीवन जीने के लिए मजबूर होता है वो परिवार जिसका कोई भी मेंबर जेल में चला जाता है। उस परिवार में अगर कोई बेटी शादी योग्य है, अच्छा परिवार उसके भाई को, उसके बेटे को, किसी सब मेंबर को जेल में जाने के कारण अच्छा परिवार उसे स्वीकार नहीं करता। बहुत बड़ी समस्या उस परिवार के सामने बेटी की शादी की आती है। जब अच्छे परिवार वाला कोई व्यक्ति नहीं लेगा तो फिर कहां जाएगी वो बेटी? जिसके योग्य लड़का नहीं है, जिसके योग्य घर नहीं है, उस बेटी का जीवन बर्बाद एक छोटी सी गलती के कारण हो गया।
और मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, जो परिवार का मेंबर जेल गया है उसमें उस बेटी का कोई दोष नहीं है। हमें, मेरा अनुरोध है सभी समाज से कि ऐसे परिवार की बेटी की अगर शादी किसी परिवार के लिए आती है तो उस बेटी का कोई दोष नहीं है, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। लेकिन यह विषमता है, उस घर में कोई बेटा शादी के योग्य है तो कोई भी व्यक्ति उस बेटे की शादी करने के लिए तैयार नहीं होता। वो समस्या एक और आती है उस परिवार के सामने। और जब गरीब परिवार के ही हैं तो वो परिवार, उस बेटे के माता पिता अपने काम करके जीवन यापन उस परिवार का चलाएं या उस बेटे की तारीख करें, ये भी एक समस्या परिवार के सामने नहीं खड़ी होती है। बहुत से कैदी हमने ऐसे देखे हैं जिनकी जमानत हो गई है, जमानत देने वाला नहीं है। ये एक बहुत बड़ी समस्या उनके लिए है। अगर हम देखें तो पहली बार जब मंत्री बने, शपथ नहीं हुई थी, विभाग बट गए थे। हम सोच रहे थे कि शुभ मुहूर्त में पदभार लिया जाए, नवरात्र आने वाले थे, हमारे हिंदू धर्म में पवित्र समय माना जाता है आदिशक्ति की पूजा का। तो सोच रहे थे कि कोई शुभ कर्म हमारे हाथ से पहला हो। तो सबसे पहले गायत्री महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण कराया, उसके बाद फिर दूसरा काम हमने खोज की कि कितने बंदी उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं जो पैसे के जुर्माने में बंद हैं और पैसा जमा नहीं कर पा रहे। सो पूरे उत्तर प्रदेश से 136 लोगों की सूची आई और 10 लाख से कुछ रुपए कम थे उन पर जुर्माना। हम मंथन कर रहे थे कि 10 लाख रुपए की व्यवस्था होगी कैसे। और जब सकारात्मक सोच होती है तो व्यवस्था भी बन जाती है। जब सोच रहे थे उसी समय में एक व्यक्ति आते हैं हमारे मिलने वाले, उन्होंने कहा कि मंत्री जी किस सोच में है। हमने अपनी सोच का कारण बताया, और कारण इसलिए बताया, हमें पता थी कि वो 1-2 व्यक्ति हमें ऐसे दे सकते हैं जो आर्थिक मदद कर देंगे। उन्होंने 5 मिनट बाहर जाने के बाद में दोबारा वापस आकर के कहा कि अगर एक ही व्यक्ति कर दे तो। मैंने कहा ये तो भाई सोने में सुहागा हो गया, अगर एक ही व्यक्ति कर देगा तो। और 1 घंटे के अंदर उन्होंने पूरी चर्चा करके हमसे कह दिया कि आपकी व्यवस्था हो जाएगी। सकारात्मक सोच थी, अच्छा विचार था, शुभ करने का विचार था, तो मैं मानता हूं कि उस परमात्मा ने व्यक्ति भेज दिया। ये 4 तारीख की शाम की बात है और 6 तारीख में, 6 तारीख में हमने, 5 तारीख में, ये 3 तारीख की शाम की बात है और 5 तारीख में हमने सभी जेल अधीक्षकों की एक बैठक बुलाई थी लखनऊ में। जब ये 3 तारीख की शाम को रात के 9 बजे तक फाइनल हो गया तो हमने एक मैसेज कराया पूरे उत्तर प्रदेश में सभी अधीक्षकों को कि जितने जेलों में जो पैसे के अभाव में बंदी बंद हैं वो अपनी पैसे की जानकारी और पूरी डिटेल लेकर के आएंगे, बंदी कितने हैं, पैसा कितने हैं। 5 तारीख को बैठक में, 4 तारीख की शाम को वो व्यक्ति छत्तीसगढ़ के थे, आ जाते हैं लखनऊ में। सुबह 5 तारीख में बैठक थी, वहां जिस जेल में जो कैदी थे और जो पैसा था उन्होंने सबने बताया, वो पैसा उन व्यक्तियों ने बांट दिया। और 6 तारीख में भाजपा के 6 अप्रैल में भाजपा का स्थापना दिवस था, तो मैंने सोचा कि भाजपा के स्थापना दिवस पर ये छूट जाएं। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि 135 बंदी उस दिन छूट गई। अभी मैं आगरा से आ रहा हूं तो वहां 2 बंदी थे जो पैसे के अभाव में थे। आज ही हमने वो उनका निर्देश दिया है, पैसा जमा, हमारे साथ एक सज्जन थे, उन्होंने कह दिया मैं जमा कर दूंगा और कल वो छूट जाएंगे। हरदोई की जेल में मेरा 1 अक्टूबर में जाना हुआ। जिस जेल में जाता हूं मैं पूछता हूं कितने बंदी ऐसे हैं जो पैसे के अभाव में जेलों में बंद हैं और कोई केस नहीं है। तो वहां जेल अधीक्षक ने मेरे हाथ में पर्ची दी
तो 7,500 लिखे थे उस पे और 5 हमें भरोसा नहीं हुआ। मैंने कहा कहीं बिंदी लगाना तो नहीं भूल गई, 7,500 75,000 हों। उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, 7,500 है। अब मैं आप सबसे देखिए कहना चाहूंगा 7,500 में 5 बंदी, किसी पे 1000, किसी पे 1,500, किसी पे 2,000। कितने गरीब होंगे जो 1,000-1,500 रुपए जमा नहीं कर पा रहे थे। हमने कहा कि हम पैसा देंगे ये, और ये कल 2 अक्टूबर में गांधी जयंती पर छूट जाने चाहिए। वहां एक समाज सेवी ने कहा कि नहीं आप नहीं देंगे, हम देंगे, और वो 2 अक्टूबर को छूट गई। ऐसे ही मेरठ की जेल में मेरा जाना हुआ, मेरे साथ कई लोग समाज सेवी थे, वहां भी हमने देखा तो 5-6 कैदियों ने हाथ उठाए। मेरे साथ जो समाज सेवी थे उन्होंने कहा कि 1 लाख 2 लाख जो भी होगा हम देंगे, ये छूट जाने चाहिए। हमने कहा कि इनकी पूरी सूची तैयार करिए, तैयार करके जो भी जुर्माना हो ये जमा करेंगे और आप इनको छोड़ दीजिए। मैं बताना चाहूंगा कि 400 बंदी हमने छुड़वाए हैं जो पैसे के अभाव में बंद थे। मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से कि बाहर अगर हम देखें तो समाज सेवियों की कमी नहीं है, लेकिन अंदर भी समाज सेवा की जेलों में बहुत जरूरत है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बंदियों की पीड़ा हमने देखी है और बहुत नजदीक से देखी है। समय हो तो और एक चर्चा और करूं। मैं पहली बार मेरा जेल में जाना हुआ मंत्री बनने के बाद। शाम हो गई थी, दिन छिपा था, कासगंज जेल की घटना है। महिला बैरक में हमें जाना था, कुछ बच्चों के लिए हम ले गए थे। हमने पता किया था कुछ बच्चे हैं वहां, तो बच्चों को कुछ बांटने के लिए तो महिलाएं बंदी लाइन में खड़ी थी और उन पे क्या धाराएं हैं वो उनके हाथ में पेपर था। एक महिला के सामने एक बच्चा खड़ा था 2 साल का, शायद जून का महीना था, मई का महीना था और फर्स्ट वीक था मई का। 2 साल का बच्चा एक महिला के सामने खड़ा था, शरीर पे कच्चा बनियान था और कपड़े नहीं थे। हम जब पहुंचे तो महिला ने कहा बेटे नमस्ते करो। लड़के ने हाथ जोड़े, नमस्ते की। मैंने नमस्ते ले पाई तब तक बच्चे ने पैर छू लिए, लड़के ने, 2 साल के लड़के ने। वो समय बहुत भावुक था वो। हमने कहा देखिए जेल में रह करके बच्चे के संस्कार देखिए, और इस बच्चे का क्या दोष है कि ये जेल में है। 2 साल का बच्चा जेल में जमीन पे सोना, जेल के का खाना खाना, क्या उस बच्चे की मानसिक उन्नति हो सकती है क्या? माओ के साथ वही जेल की चर्चा उस बच्चे को सुनना। एक घटना दूसरी में बताता हूं आपके माध्यम से सबको। मैं अपने ऑफिस से जा रहा था घर लखनऊ में, तो वीवीआईपी चौराहे पे लखनऊ में रेल लाइट थी। सौभाग्य से महिलाओं बंदियों की गाड़ी मेरे सामने गाड़ी के थी। मैंने देखा कि उसमें एक बच्ची गाड़ी में जो जाली होती है उस जाली पे दोनों हाथ रखे थी और बाहर झांक रही थी। मैंने सोचा कि जब देखा सामने सीन तो ये बच्ची का क्या दोष है जिसका खेलने कूदने का समय है और वो बाहर की दुनिया जाली से झांक रही है। इसका क्या दोष है? तुरंत अपने विभाग की बैठक बुलाई और पूरे उत्तर प्रदेश के बच्चों की जानकारी मांगी। 400 से ज्यादा बच्चे जेलों में निकले और मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश की 42 जेलों में टीचर नियुक्त हैं उन बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए। और जिन जेलों में टीचर नहीं है उन जेलों में हमारी जो महिला सुरक्षा कर्मी हैं वो पढ़ाती हैं उन बच्चों को। और मैंने इस उत्तर प्रदेश में
हमारे डीएम मेरे साथ जो जाते हैं, एसपी, समाज सेवी, उन सब से मेरा कहना है, और जेल अधीक्षकों से मैंने कहा है कि उन बच्चों के लिए चिल्ड्रन पार्क बनवाइए जेलों में, जिससे वो बच्चा माँ के साथ ज्यादा समय न बिताएं। माँओं की जो चर्चा है उस चर्चा से वो बच्चे दूर रहें, तो पढ़ें लिखें, उसके बाद फिर वो खेलें चिल्ड्रन पार्क में। तो जितना उस चर्चा से दूर रहेंगे तो मैं मानता हूं कि उनकी मन की स्थिति है वो थोड़ी ठीक होगी। इसलिए ये व्यवस्था भी हमने कराई। तो जितना हो सकता है उतना हम करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि भाईचारा जो बाहर हमें देखने को नहीं मिलता, वो जेल में हमने देखा है। वो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा। कोई भी त्योहार हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी त्योहार हो, सभी बंदी मिलजुल करके त्योहार मनाते हैं। सभी बंदी आपस में कोई जाति भेद नहीं, कोई धर्म भेद नहीं, सभी आपस में मिलजुल करके रहते हैं और सभी मिलजुल करके खाते पीते हैं और सोते हैं। कोई भेदभाव नहीं। बाहर अगर कोई बंदी बीमार है तो हम सब लोग दूरी बनाते हैं, लेकिन जेल की बैरकों में बंदी बीमार है तो भी सभी उसे प्यार से सुलाते हैं, उसके साथ प्यार से रहते हैं। एक भाईचारे की सबसे बड़ी मिसाल मैं जरूर दूंगा आपके सामने, जो मैंने देखी। अभी जो नवरात्रों के व्रत गए, 30,000 बंदियों ने नवरात्रों के व्रत रखे, और उसमें मैं बताना चाहूंगा कि 700 मुस्लिम कैदियों ने नवरात्रों के व्रत रखे। यह है भाईचारा। असीम भाईचारा का प्रमाण जेलों से देखने को और सुनने को, समझने को मिलता है। कोई भेदभाव नहीं, कोई जातीयता नहीं, हर जाति के, हर धर्म के व्यक्ति वहां हैं और आपस में सब मिलजुल करके रहते हैं, एक दूसरे का आपस में सब सहयोग करते हैं। जब हम फिरोजाबाद की धरती पर आए हैं, सुहाग की नगरी, फिरोजाबाद का जिक्र और बात नहीं हो, और इस पूरे फिरोजाबाद की राजनीतिक, प्रशासनिक जो भी परिस्थितियां हैं उसको सही मायने में अगर कोई बता सकता है वो हमारे बीच है। तो आपके सवाल होंगे और सर के जवाब होंगे। ठीक बात। हैंड टू यू। मनीष जी, चूंकि फिरोजाबाद में हम हैं और आप जैसी शख्सियत यहाँ पर मौजूद है, लिहाजा फिरोजाबाद की मन की बात आपसे बेहतर कौन कह पाएगा। एक बार मैं चाहूंगा कि आप रूबरू हैं, चूंकि फिरोजाबाद के बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं, तो क्या कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि इन तमाम कार्यकालों में आप कर पाए, और क्या कसक रह गई जो इस कार्यकाल में आपको पूरा करनी है? वो शायद फिरोजाबाद के मन की भी बात होगी, आपके मन की भी बात होगी। बड़ा मुश्किल सवाल है ये, क्योंकि व्यक्ति अपना मूल्यांकन हमेशा अपनी मानसिक अवस्था के आधार पर करता है। कभी उसे लगता है कि मैंने सब कुछ कर दिया, कभी लगता है मैं कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि ये मेरा सौभाग्य है कि मेरा जन्म फिरोजाबाद में हुआ और मेरी शिक्षा दीक्षा भी फिरोजाबाद में हुई। कई लोग किसी शहर में जन्मते हैं, उनकी शिक्षा के लिए वो 2, 4, 5, 10 साल बाहर रहते हैं, कभी पढ़ाई लिखाई के बाद कैरियर की वजह से बाहर चले जाते हैं। लेकिन मेरा सौभाग्य रहा कि इस फिरोजाबाद से मैं कभी भी 10, 20, 5 दिन के लिए गया हूँ, नानी के ननिहाल में गया हूँ तो बात अलग है, कभी शहर से अलग नहीं हुआ। तो मैं जितना मैंने समझा अपने शहर को वो मैं जरूर भारत 24 के माध्यम से कहना चाहता हूँ। बहुत कम ऐसे शहर हैं जहाँ का ताना बाना इतना मजबूत है जितना फिरोजाबाद का है। इसको बनारस जैसा प्राचीन तो नहीं कहा जा सकता है, और पुरानी दिल्ली जितना सत्ता के बीच में पनपा हुआ एक टाउनशिप भी नहीं कहा जा सकता। ये मूलतः श्रमजीवियों का शहर है। यहाँ की कहानी इतनी ज्यादा आपको रिपीट मिलेगी, ऐसी शायद किसी और शहर में नहीं मिलेगी, कि यहाँ
हजारों की संख्या में लोग ऐसे हैं, हजारों की संख्या में, हर जाति, हर धर्म, हर समाज में, हर क्षेत्र में, जिन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक मजदूर के रूप में करी, साधारण एक अकाउंटेंट के रूप में करी, और आज वो प्रदेश के सबसे प्रतिष्ठित उद्योगपतियों में से एक है। तो ये जो इस शहर की जो एक अंदर की एक ताकत है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी शिफ्ट हो रही है। उससे बहुत, जैसे कहते हैं ना, सक्सेस स्टोरी है। यहाँ कांच के कारखानों में चूड़ी के जो कारीगर हैं, तो सैकड़ों की संख्या ऐसी है जो तार लगाने वाले होते हैं, बड़ा माहिर कारीगर होते हैं। और कम से कम आज की तारीख में 40 फैक्ट्रियां जो चला रहे हैं लोग, उन्होंने अपना शुरुआती दौर में तार लगाया। ऐसा सामान्यतः बड़े शहरों में नहीं देखने में आता। लखनऊ है, दिल्ली है, यहाँ नौकरी पेशा वातावरण ज़्यादा है, तो लोग शिक्षा दीक्षा या पृष्ठभूमि के आधार पर आगे बढ़ते हैं या नहीं बढ़ पाते। तो इसे कह सकते हैं कि ये मुंबई जैसा इसका कल्चर है कि सपनों का शहर है। इसमें जिसने भी मेहनत करी है, तो शहर ने उसको बड़ी इज्जत बख्शी है, उसको सक्सेस दी है, उसको सफलता प्रदान करी है। तो इसी शहर में मुझे काम करने का अवसर मिला। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग भी हैं, विभिन्न जातियों का मिश्रण भी है, लेकिन सामाजिक ताना बाना यहाँ के औद्योगिक स्वभाव के कारण से बहुत मजबूत है। कॉटेज इंडस्ट्री आप लोगों ने सुना होगा, कुटीर उद्योग, बड़े बड़े योजनाओं में SEZ बनते हैं। एक तरीके से विलफुली एफर्ट करके साथ में जो है ऐसे टाउनशिप बनाए जाते हैं कि जिसमें कारोबार को पंख लगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बताऊं, जैसे यहाँ चूड़ी का काम है, तो पुरुष लोग तो चूड़ी का काम करते हैं, महिलाएं भी करती हैं। महिलाएं उसमें डेकोरेशन का काम करती हैं। तो यहाँ की जो बेटियां हैं, उन बेटियों की मैं आपको बहुत बड़ी बात बताता हूँ। उनकी अगर आसपास 100 किलोमीटर के इलाके में भी अगर शादी हो जाती है, तो 2 साल के अंदर, नहीं 2 साल के अंदर एक नया सीन बनता है। वो अपनी ननद हैं, उसकी देवरानी है, जेठानी है, उन लोगों को वो कला सिखा देती है। और पता लगता है कि जो उनके पतिदेव हैं या उनके घर का कोई पुरुष सदस्य है, वो यहाँ से मेटाडोर में या किसी भी वाहन में 100, 200, 500 चूड़ी के टोड़े बोलते हैं उन्हें, वो ले गया और वो वहां पर उसका काम करा देते। आपको इटावा तक जाती है, यहाँ से चूड़ी मैनपुरी में जाती है, एटा में जाती है, इधर के बॉर्डर तक जाती है। अब माननीय धर्मवीर जी तो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, हर जगह जाते हैं। और सामान्यतः मैंने इनको देखा, जब जाते हैं तो ताम झाम से हटकर बहुत गहरे में उतरना चाहते हैं। अब आप नोट करिएगा, तो आपको अंदर से इतना मीठा एहसास होगा। तो ऐसा किस शहर में होगा कि बेटी की शादी हो जाए और 50, 60, 70, 80 किलोमीटर के सराउंडिंग में वो अपने घर में एक कुटीर उद्योग स्थापित कर ले। तो ये शहर का स्वभाव है। अगर धर्मवीर जी का गोदाम है तो आपका कारखाना है, तो आपके कारखाने से माल लेकर मैं इनके यहाँ जा रहा हूँ और ये तैयार करके इनके यहाँ पर भेज रहे हैं। सब तो ये इतने इंटरकनेक्टेड है। तो यहाँ का जो त्योहार है, होली है, दीपावली है, रक्षाबंधन है और ईद भी है, तो क्या यहाँ परंपरा है कि त्योहार पर भुगतान होते हैं, पेमेंट होते हैं। तो जब किसी आदमी की मेहनत होती है, मेहनत के बाद उसको आप उसका पैसा देते हैं, उसके श्रम का सम्मान करते हैं, उसके घर में भी खुशियां आती हैं। तो एक दूसरे के साथ जो एक कनेक्शन है, ये कनेक्शन दुखदाई भी नहीं है, सुख देने वाला है, रोजगार भी देता है, आगे आने के लिए मौका भी देता है। मैं इसका एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करता हूँ। फिरोजाबाद का जो वॉल्यूम है, आगरा से तो बहुत छोटा है, यहाँ 50 करोड़ रुपए की लागत से ट्रॉमा सेंटर चल रहा है, जो शहर के ही उद्योगपतियों ने मिलकर ट्रस्टीशिप में लगाया। मैं भी उसका ट्रस्टी हूँ, सैकड़ों ट्रस्टी लोग हैं उसमें। कैथ लैब है, आगरा के किसी भी बड़े हॉस्पिटल से ज्यादा चलने वाला है।
आगरा के लोगों ने आकर उस ट्रस्ट में भागीदारी कर रखी है। अभी उसी ट्रस्ट से जुड़ा हुआ एक और प्रकल्प आगे बढ़ रहा है। एक बहुत बड़ा कैंसर का ट्रस्ट हॉस्पिटल बना रहे, 100 करोड़ रुपए की लगभग उसकी लागत। आगरा से लोग आए हैं। आगरा में दानियों की कमी नहीं है, अच्छे लोगों की कमी नहीं है। उन्होंने ये बात बोली कि हमारे यहाँ पर हमारे मन से जो काम हम चाहते थे वो हमारे यहाँ नहीं हो पा रहा, तो यहाँ हो रहा है, तो हम यहाँ पर इससे जुड़ते हैं। तो ये जो दो चीजें थी जो आपने अभी कही है, ये बात बहुत सारे लोगों ने कही कि आगरा और सराउंडिंग्स में, उसमें फिरोजाबाद भी है, चिकित्सा की वो सुविधाएं नहीं हैं। जैसे आपने कहा जरूर बेहतरीन होगा अगर आगरा न जा करके लोग यहाँ इलाज के लिए आते हैं तो, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग यहाँ से इलाज के लिए एम्स दिल्ली की तरफ जाते हैं या पीजीआई लखनऊ की तरफ जाते हैं। चूंकि चूड़ी का कारोबार यहाँ बहुत सारा होता है, तो खास तौर पर जो कैंसर या इस तरह की बीमारियां हैं वो भी उसके एक तरीके से बाई प्रोडक्ट्स हैं, बाई प्रोडक्ट्स। ये एक नुकसान यहाँ होता है। इस लिहाज से एक बड़े कैंसर इंस्टीट्यूट की यहाँ स्थापना हो रही कि ये यही एक मतलब लोगों की जो हम लोग जो लोगों से चर्चा करते हैं उसमें लोगों की एक मांग। और दूसरा, चूंकि ये इलाका आलू की खेती के लिए जाना जाता है, तो आलू के किसानों का बार बार मुद्दा आता है। हर अल्टरनेट ईयर पर एक ऐसी परिस्थिति आती है जहां आलू के खेतिहर जो किसान हैं उनको आलू के साथ नुकसान होता है। उसका वैकल्पिक इंतजाम बीच में हुआ कि कुछ शराब की फैक्ट्रियां लगाई जाएं, कुछ और वैकल्पिक इंतजाम किया जाए ताकि उनकी फसल जो है उसका सही तरीके से उनको मूल्य भी मिले और उनका संरक्षण भी किया जाए। बहुत सामायिक प्रश्न है आपका, और इसको आप इस दृष्टि से देख सकते हैं कि किसी भी जिले की दो चेहरे होते हैं। एक उसका शहर होता है, शहरीकरण होता है, एक उसका ग्रामीण परिवेश भी होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी भी चमक दमक भरी मेन सड़क को देखकर हम किसी जिले की तरक्की को पूरा मान लें। मैं तो आपके प्रश्न का बड़ा सम्मान करता हूं और मैं बड़े मन से कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ओडीओपी योजना में फिरोजाबाद के कांच उद्योग को लिया। बहुत दूरदर्शी हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। उन्होंने ओडीओपी में किसी भी जिले के कृषि के आधारित एक प्रोडक्ट को भी या एक फसल को या जो भी उसका उत्पाद हो ओडीओपी में लेने का मन बनाया। तो मैं सदन को आपके चैनल के माध्यम से बताते हुए बहुत प्रसन्नता अनुभव कर रहा हूं कि माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने आलू को फिरोजाबाद के जनपद के लिए ओडीओपी में दूसरे विकल्प के रूप में चयन किया है और इसके लिए वो बहुत सारे काम इसमें करने वाले हैं। इसमें फूड प्रोसेसिंग की इकाइयां लगने की बात है, फूड पैकेजिंग के ऊपर जोर जाएगा, फसल के ऊपर जाएगा, क्योंकि फसल भी आप जानते हैं आज के समय में आलू इतने प्रकार का होता है कि कुछ आलू खाने में आता है लेकिन कुछ आलू चिप्स वाले लोग लेते हैं, कुछ लिकर की कंपनियां लेती हैं, बहुत क्वालिटी वेराइटीज है। तो ये बात जो आपने बोली है उसकी पूरी तैयारी है और आने वाले 2-3 साल में जमीन पर आपको आलू के किसानों के लिए बहुत बड़ा आयाम स्थापित होता हुआ मिलेगा हमारे जनपद फिरोजाबाद में और आसपास। अवनीश भाई, चर्चा बहुत सार्थक। अब सवाल सर से है, धर्मवीर सर से है। दो विभागों के बीच तालमेल किसका? आपने उन कैदियों की बात करी और उन्हीं कैदियों की रखवारी में खड़े उन जवानों की बात करी। आपके पास 2 मंत्रालय हैं, जेल और होमगार्ड। तो होमगार्ड में अभी पिछले दिनों में दिल्ली था तो ऐसे ही चर्चा चलने लगी कि यार यूपी में सबसे ज्यादा जो लगे हुए हैं अभी जो फील्ड पर हैं वो होमगार्ड हैं। तो किसी ने कमेंट किया कि यूपी का पूरा प्रशासन जो पुलिस प्रशासन है उसने होमगार्डों ने संभाल रखा है। इसके 2 अर्थ निकलते हैं। पहला कि हमारे पास पुलिस व्यवस्था कम है, पहला। दूसरा ये कि किस तरीके से कि होमगार्ड जो पिछले कई सालों से जिनके हालात कुछ ठीक नहीं थे, इस सरकार में आने के बाद उन्होंने उनका जीर्णोद्धार किया, उनको मेन स्ट्रीम में लेकर आए। तो ये दोनों तरफा तालमेल कैसे होमगार्डों की हमने परिस्थिति जीर्णोद्धार उनका किया और इनके बीच दोनों प्रशासनों के बीच यानी कहें आपका जेल के तौर पर कैदियों और ये प्रशासन के बीच कैसे तालमेल की स्थिति पैदा होती है और कैसे ये करते हैं, ये पूछना चाहूंगा आपसे।
क्या करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं नया, क्योंकि ये घोषणा बहुत जरूरी उनकी है। सबसे ज्यादा बड़ी मांग है। Yes. क्योंकि लगातार ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर रहा है। होमगार्ड जो दूसरे पीआरडी के जवान होते हैं लगातार लखनऊ में धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। तो ये क्या करने जा रहे हैं ये भी बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि आपका विजन अगर जेल को लेकर के है तो चलिए वो तो संरक्षा कर रहे हैं, रक्षा कर रहे हैं लोगों की लगातार। एक तो रेगुलर आपके कर्मचारी नहीं है, बावजूद इसके वो 24 घंटे आप काम में लगा रहे हैं तो वो काम कर रहे हैं। तो उनकी ड्यूटी कैसे बढ़े और रेगुलराइज कैसे हो, उनको प्रमोशन या मुख्य धारा में आने का अवसर कैसे बनाया जा सके, इस पर क्या सरकार कुछ विचार कर रही है? देखिए, होमगार्ड विभाग हमारे जो होमगार्ड कर्मी हैं वो स्वयं सेवक के रूप में है। और जब हमने ये विभाग संभाला और समझा पिछला जो माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल रहा है उसमें उन्होंने जो डेली उनका दैनिक भत्ता तो वो बढ़ाया। उन्होंने उनकी जो ड्रेस का पैसा था वो सीधे उनके खाते में, पहले ड्रेसें मिलती थी लेकिन मुख्यमंत्री जी ने वो पैसा सीधा उन्हें अपने नाप की अच्छी ड्रेस बनवाए। हमने जब विभाग संभाला तो 25,000 हमारे जवान होमगार्ड के गृह विभाग के पास उनका बजट था। थानों में जो ड्यूटी लगती थी वो 25,000 होमगार्ड कर्मी हमारे थे। उनका कुछ समय बाद रिन्यूअल होता था। हमें जब जानकारी मिली, देखा, विभाग संभाला तो उनका रिन्यूअल 25,000 होमगार्ड कर्मी और 9,000 कर्मी हैं हमारे जो 112 में, ऐसे करके 34,000 जवान हमारे पुलिस विभाग में सुरक्षा की दृष्टि से रहते हैं। और 34,000 जवानों का बजट भी गृह विभाग के पास था। तो कभी उनका जो दैनिक भत्ता था मिलने में लेट होता था। हमने वो देखा, संभाला तो माननीय मुख्यमंत्री से हमने चर्चा की और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि 34,000 होमगार्ड कर्मियों का बजट होमगार्ड विभाग के पास आ गया। बहुत बड़ी उपलब्धि। अब उनका 3, 4 तारीख, 5 तारीख तक उनका पेमेंट वो व्यवस्था हमने की है कि एक क्लिप में सबके खाते में पैसा चला जाता है। दूसरा, हमारे जिला कमांडेंट और मंडलीय कमांडेंट, उनके पास कोई हथियार नहीं था। वो बिना हथियार के ही सुरक्षा की दृष्टि में रहते थे। तो माननीय मुख्यमंत्री से हमने चर्चा करके हमारे जिला कमांडर और मंडलीय कमांडर दोनों के लिए हमने पिस्टन स्वीकृत कराई। होमगार्ड विभाग एक बैठक हमने जिला कमांडेंट की बुलाई और बीसी के माध्यम से हमने उनसे संवाद किया। तो वृक्षारोपण के 5 जून में अभियान के समय हमने कहा भाई आप लोग भी इस अभियान में सहभागिता कीजिए, क्योंकि प्रकृति की आवश्यकता सबको है। तो 4.5 लाख पौधे हमारे होमगार्ड विभाग ने वृक्षारोपण के दिवस पर लगाए। जब गंगा दशहरा का अवसर आया तो हमने 3 दिन पहले फिर उनसे संवाद किया और कहा कि भाई हम वास्तव में गंगा स्नान और गंगा दशहरा का पर्व जब ही मनाएं जब हम अपने जहां रहते हैं, जहां अगर कोई नदी बहती है तो नदी में स्वच्छता का अभियान चलाएं। और होमगार्ड विभाग ने, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, 50 नदियों में स्वच्छता का अभियान चलाया गंगा दशहरा पे। उसके बाद गंगा दशहरा का स्नान किया। अभी हर घर तिरंगा का अभियान माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि भाई
आज़ादी के 75वें अवसर पर और हर घर तिरंगा की व्यवस्था हो, तो हमारे होमगार्ड विभाग ने 1 सप्ताह का हमने अभियान लिया। हर ब्लॉक पे हमारे होमगार्ड विभाग ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें हमारे ब्लॉक प्रमुख, हमारे विधायक सभी ने सहभागिता की। फिर जिला स्तर पे उसके बाद समापन हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें 1 घंटे की सहभागिता की। बहुत बड़ा अभियान, हमारे ऐतिहासिक अभियान हमारा रहा। उसके बाद हमने सभी, हमारे होमगार्ड विभाग ने प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर हमने एक बृहद अभियान हमारे होमगार्ड विभाग ने चलाया। 17 तारीख से शुरू हुआ अभियान और 2 अक्टूबर को समापन हुआ। और जितने भी हमारी सरकार ने जो गांवों में अमृत सरोवर बनाए हैं, हमारे होमगार्ड विभाग ने सभी अमृत सरोवर तालाबों पर जाकर के वृक्षारोपण का अभियान चलाया। सामाजिक ड्यूटी के साथ साथ सामाजिक काम भी हमारे होमगार्ड विभाग ने शुरू किए हैं, और आम जन में होमगार्ड के प्रति सम्मान बढ़ा है, ये मैं कह सकता हूं। रही और जो व्यवस्थाएं, हमने होमगार्ड विभाग की हमारी 42 दिन की ट्रेनिंग थी। 42 दिन में जो वो व्यवस्थाएं हम नहीं दे पाते थे, हमने वो 90 दिन की होमगार्ड विभाग के लिए। और सबसे बड़ी बात होमगार्ड विभाग की ये, ट्रेनिंग के समय मात्र उनको 160 रुपए भत्ता मिलता था, जिसमें से 100 रुपए उनके खाने के कटते थे। 60 रुपए मात्र बचता था ट्रेनिंग के पीरियड में। 60 रुपए में व्यक्ति अपनी दैनिक दिनचर्या में अगर कुछ खरीदना है तो नहीं खरीद सकता था। माननीय मुख्यमंत्री जी से हमने चर्चा करके उनका जो डेली भत्ता उनको मिलता है, हमने ट्रेनिंग भत्ता भी उतना ही कराया, और माननीय मुख्यमंत्री ने स्वीकृति दे दी। और डेली भत्ता, अब वो ट्रेनिंग का भत्ता भी डेली भत्ता के बराबर उनका रहेगा। तो ड्यूटी लगाने के लिए भी कमीशन देना पड़ता था बेचारों को। ये तो थानों में अब ड्यूटी उनकी क्लिक से लगती है, किसका नंबर आएगा किसी को पता नहीं है। हमने वैकल्पिक व्यवस्था उनकी, और हम जो कर सकते हैं वो करने जा रहे हैं। एक मैं जानकारी और दूं आपके माध्यम से कि थानों में हमारे जहां होमगार्ड कर्मी ड्यूटी करते थे, तो पहले इस विभाग, गृह विभाग हमारे देख रहे थे अवनीश अवस्थी। मैंने उनसे चर्चा की, उनको बुलाया कि थानों में हमारे जो होमगार्ड कर्मी में ड्यूटी देते हैं, तो उनके लिए बैठने की व्यवस्था हो, उनके लिए पीने की पानी की व्यवस्था हो, ये आप निर्देशित करिए। और उन्होंने सभी थानों में निर्देशित किया कि होमगार्ड विभाग ड्रेस बदलना है, वर्दी बदलनी है, कुछ करना है तो बैठने की उनकी व्यवस्था हो, और पानी की पीने की व्यवस्था उनकी वहां बैठने की हो, मतलब ड्यूटी पे नहीं है, ये व्यवस्था हो। इस पे भी हम आगे बढ़े हैं। तो सुरक्षा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो समाज में होमगार्ड कर्मी चौराहे पे देखिए, तहसील में देखिए, जिलाधिकारी के यहाँ देखिए, एसपी के यहाँ देखिए, हमारी विधानसभा में देखिए, होमगार्ड कर्मी हमारे हर जगह मिलेंगे। और महत्वपूर्ण और महत्ता उनकी और आवश्यकता समझिए कि अभी हिमाचल चुनाव में 10,000 कर्मी हमारे मांगे, हमने दिए। हिमाचल कहा गया था कि बैंक ड्यूटी और इस तरह की जो ड्यूटीज हैं उनमें उनको इंगेज किया जाएगा। हम चल रहा है सब। अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने, अभी दिल्ली का चुनाव हो रहा है तो दिल्ली में हमसे मांगे हैं, हम दिल्ली को होमगार्ड कर्मी दे रहे हैं हम। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 112 में होमगार्ड 10,000 होमगार्ड कर्मी दिए। ड्यूटी की अब इस समय हमारे होमगार्ड विभाग के लिए घर बैठने का अवसर नहीं है। अब समझिए कि जहां भी चुनाव हो रहे हैं, अन्य प्रदेशों में हमसे होमगार्ड कर्मी मांगे जा रहे हैं। हालांकि हमारे पास होमगार्ड कर्मियों की संख्या जो होनी चाहिए वो कम है, लेकिन फिर भी हम लोग अपना उन व्यवस्थाओं से कट करके हमने हिमाचल भी भेजे और दिल्ली भी हम लोग भेज रहे हैं।
फाइल हमारी मुख्यमंत्री जी के यहाँ गई है, वो करके आ जाएगी, हम भेजेंगे। अभी हम कुछ चीजें और हैं जो होमगार्ड के लिए हम करने जा रहे हैं, वो जब हो जाएंगी तब आपको बताएंगे। लेकिन होमगार्ड विभाग एक समाज का मुख्य अंग है, तो उसको भी सम्मान की दृष्टि से देखा जाए और उसकी भी परिवार की चिंता करते हुए, क्योंकि होमगार्ड कर्मी हमारा बहुत श्रम करता है। कभी देखिए चौराहे पे बरसात हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, आपको दिखेगा हर जगह। लोगों में विश्वास भी बढ़ा है और लोगों में सम्मान भी होमगार्ड के प्रति बढ़ा है। जैसे वृक्षारोपण का अभियान चलाया, नदियों की, पब्लिक में ये कहा कि क्या होमगार्ड कर्मी ये भी करते हैं क्या? अभी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हम एक होली के आसपास एक बृहद अभियान हमारा होमगार्ड विभाग की ओर से और चलेगा और पूरे प्रदेश में चलेगा और कस्बों में चलेगा, शहरों में भी चलेगा। और मैं सब आपके माध्यम से सभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि हम एक जल संरक्षण का अभियान चलाएंगे। समाज में जागरूकता का अभियान होमगार्ड विभाग हमारा चलाएगा। और मैं आपके माध्यम से सबसे कहना चाहूंगा कि आने वाली पीढ़ी के लिए अगर हमें ऑक्सीजन छोड़ के जानी है, आने वाली पीढ़ी के लिए हमें अगर पानी छोड़ के जाना है, तो हमें प्रकृति का संरक्षण संवर्धन करना पड़ेगा। हमें जल का दोहन, जो फर्जी जल का दोहन है, वो बंद करना पड़ेगा। नहीं तो आने वाली पीढ़ी के लिए पानी मिलना मुश्किल होगा। और ये सरकार की नहीं, हम सब की जिम्मेदारी है जी। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से सबसे कहना चाहूंगा, पानी की जितनी आवश्यकता है उतना ही लें। होता क्या है कि समर लगी है, बटन दबाना है, बाल्टी रख दी नीचे, अंदर चले गए, कोई और काम चले गए, 1 बाल्टी पानी की आवश्यकता है, 10 बाल्टी पानी नीचे चला गया। नहीं होना चाहिए। हम जब छोटे थे तो कुएं में पानी उमड़ते थे, आज वो कुआं जो उमड़ते थे वो सूखे पड़े हैं, उसमें और नीचे पाइप चला जा 30, 40 फुट, 50 फुट तब पानी है। तो सोचिए कि 40-50 साल में 50 फुट 60 फुट पानी अगर नीचे चला गया तो 50 साल बाद और 50 फुट जाएगा, और 50 साल होगी। आने वाली पीढ़ी जब 50 वर्ष की होगी, 60 वर्ष की होगी, तो 100 फुट पानी नीचे चला जाएगा। इसी तरह अगर हम पानी का दोहन करेंगे तो क्या आने वाली पीढ़ी के लिए पानी बचेगा? इसलिए हमारा होमगार्ड विभाग बृहद अभियान चलाएगा। और मैं तो सबसे कहना चाहूंगा कि हमें जल संरक्षण पर सबको अमल करना चाहिए, फालतू पानी का खर्चा नहीं करना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, जोरदार तालियां बजा दीजिए जी। अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी मनीष असीजा जी को। जीत की हैट्रिक लगाने के बाद विधानसभा पहुंचे हैं और फिरोजाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आप मंच पर आइए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए। भारत 24 समाचार के इस अत्यंत प्रतिष्ठित मंच पर हम सबके प्रिय उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मंत्री और एक बड़े मजे हुए सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में आदरणीय धर्मवीर भारती जी हम सबके बीच में हैं। शेषर जी, अवनीश जी, देवेश जी और पूरी जो हमारे न्यूज़ की टीम है और हमारे नगर और जनपद से पधारे हुए अपने अपने क्षेत्रों में बहुत उदाहरण प्रस्तुत करने वाले, ऐसे काम करने वाले लोग यहाँ बैठे हैं। तो आप सबका पहले तो मैं स्वागत करता हूँ। अभी जब ये आगरा के कार्यक्रम में जब मैं गया था तो आपके यहाँ पर जो जेसी सर हैं उनका मैं बहुत प्रशंसक हूँ। मैं अकेला क्या हूँ, लाखों लोग हैं, उसमें एक मैं भी हूँ।
पत्रकारिता आज के समय में थोड़ी चकाचौंध के साथ और थोड़ी स्टाइलिश हो गई है। तो आप जेसी सर को जब देखते हैं तो लगता है कि एक व्यक्तित्व जिसने अपने जीवन में अनुभव से गुना और उनको अवसर मिला तो उस क्षमता को जो उन्होंने बिताया, जो उन्होंने व्यतीत किया, जो उन्होंने अनुभव किया, उसको किस तरीके से रिफाइन कर सकते हैं। तो उनके इंटरव्यू की जितनी धार है, जितने साफ सुथरे प्रश्न हैं, कभी कभी अब आजकल देखते हैं हम कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आम आदमी के सिर के ऊपर से निकल जाते हैं। तो कौन बनेगा करोड़पति का शुरू का हिस्सा इसलिए ही तो लोगों को अच्छा लगता है कि उसके पूछे जाने वाले सवाल लोगों को भी पता होते हैं, तो उनका इंटरेस्ट जग जाता है। वो ज़्यादा ऊपर तक उनको भी समझ में नहीं आता। तो जो अपने समाचार चैनल की जो भाषा है, जो कल्ट है, जो उसका भाव है, वो बहुत जन सामान्य तक जुड़ने वाला है। ये आपके चैनल की सफलता है। एक शेक्सपियर ने बहुत पहले का एक उद्धरण है जो मैंने काफ़ी समझा है, कम टू द लेवल। हम जिस समाज में काम कर रहे हैं, जिस समाज के साथ संवाद कर रहे हैं, जिस समाज के लिए हमारे मन में कुछ करने की भावना है, तब तक उसकी भाषा, उसकी भावना को अगर हम नहीं समझेंगे तो कहीं ना कहीं वो उसका असर नहीं जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि हमारा जो चैनल है भारत 24, ये इसमें सफल हुआ है। आपकी ये गोष्ठी जो आगरा के बाद फिरोजाबाद हुई है, तो इसी तरीके से थोड़ा बहुत हम तो आपसे सीखते ही सीखते हैं, कुछ हमारे अनुभव आप लोग ले जाते हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। शिशिर जी को भी मैं थोड़ा ध्यान दिलाकर बोलूंगा। मेरे मन में बहुत शुरू से हुआ करता था, कभी कभी एक समय था कि आज तक मैं दिल्ली में वो ब्लू लाइन बस का एक्सीडेंट हुआ करता था, तो वो हेडलाइन हुआ करती थी। तो एक्सीडेंट तो बहुत ही दुखद है, वो किसी के साथ हो, मेरे साथ हो, मेरे परिवार, किसी के परिवार, हम सब एक है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पाता था कि दिल्ली का एक्सीडेंट नेशनल मीडिया में आता है। आपको याद आ रहा है? अब तो बंद हो गया, नहीं उस समय तो ब्लू लाइन नहीं, उसको नेशनल कवरेज मिलता था। तो मैंने उस समय जो समझा था वो ये समझा था कि इस देश की जो पत्रकारिता है अभी महानगरों के बीच में सिमट गई। तो अब देश तो केवल महानगर है नहीं, तो आप आगरा आ गए, आगरा से फिरोजाबाद आ गए, अगली बार हो सकता है फिरोजाबाद में भी आप सिरसागंज या जसराना के किसी क्षेत्र में अपनी वर्कशॉप लगाएं या इस तरह का संवाद कायम करें। तो जितना आप नीचे जाते जाएंगे उतनी आपको वास्तविक स्थिति पता लगती जाएगी। माननीय मंत्री जी तो इस बात को भली भांति जानते हैं कि एक, मान लीजिए मैं वही बात बोल रहा हूं जिसमें उन्होंने जीवन बिता दिया। एक कुंभकार की क्या कठिनाई है, और मिट्टी के कुल्हड़ बनाता है, ये तो सब जानते हैं। उसको सिपाही दीवान खनन के नाम पर परेशान कर देता है, और जब ये फाइल धीरे धीरे पहुंच के सचिवालय के गलियारों तक पहुंचती है तो उसका रूप ही बदला हुआ होता है। तब उसका रोजगार, उसकी परंपरा, उसकी कला, उसके पीढ़ियों का उसके साथ जुड़ाव कहीं चला जाता है। कुछ बातें ऐसी उभर कर आ जाती हैं कि भाई इतना बड़ा खनन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो जितना ऊपर जाती जाती है बात और नीचे से कटती जाती है तो फैब्रिकेट होती जाती है। तो आप इस कड़ी को तोड़ रहे हैं, खुद नीचे तक आ रहे हैं, आपको यहाँ की एस्पिरेशंस भी पता लगेंगी, लोगों की भावनाएं पता लगेंगी। अभी उज्जवल बोली, खूब बोली, डट के, अब है कि नहीं चली गई? अच्छा है। कई बार तो आपको भी लग रहा था कि तो ज्यादा बोल रही है, लेकिन मैं खूब देख रहा था कि वो इस बात पर तुल गई थी कि मैं ये बात साबित करके जाऊंगी कि महिलाओं को जो स्थान मिलना चाहिए वो नहीं मिला। तो अब वो जो बोल रही होंगी तो सामने मेरी दूसरी बहन बैठी है, वो 2 बार की पार्षद हैं, और वो ऐसी पार्षद हैं पूनम शर्मा
जिनको घर के परिवार के लोग नहीं सपोर्ट मतलब खुद करती हैं। कौशल जी बैठ सामने, कितने सारे लोग, डॉक्टर साहब बैठे हैं, सब अपनी अपनी जगह पर कुछ ना कुछ करते हैं। उनके साथ इतने प्रतिष्ठित चैनल का संवाद जब लाइव होता है, जब आमने सामने होता है, तो उनका भी विश्वास बढ़ता है और आपको भी इनकी भावनाओं और इनकी सोच का से अवगत होते हैं। ये दोनों के लिए बेहतर है, ये समाज के लिए भी बेहतर है और पत्रकारिता के लिए भी बेहतर है। और पत्रकारिता के एक महत्वपूर्ण भाग जो भारत समाचार है, भारत 24 है, उसके लिए भी बेहतर है। मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ आयोजकों का, खासकर पलिया जी, दोनों भाई दीवाना बन के घूमे बड़ी उन्होंने, और उनको इस बात की चिंता थी कि आज एक कार्यक्रम था माननीय मुख्यमंत्री जी का, तो आप समझिए हमने भी उन्हें हेलीपैड पे विदा किया तो गाड़ी यू टर्न लेकर सीधे यहीं आए। लेकिन बहुत अच्छी बात है, कार्यक्रम सफल है। माननीय मंत्री जी इतने मन के साथ आए, इतना अच्छा समय दिया, इतना अच्छा संवाद बना। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भारत 24 की सराहना करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि सच दर्शकों तक पहुंचाए, और ऐसे में अब मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी धर्मवीर प्रजापति जी को। आप मंच पर आइए और आप मार्गदर्शन हमारा कीजिए। पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा समाचार 24 को एक बार पुनः, कि इस तरह के जब संवाद होते हैं तो उन संवादों में सामाजिक लोग हों या राजनीतिक लोग हों, बहुत कुछ जो आप लोगों का के बहुत प्रदेश से बाहर भी भ्रमण होता है, उसका जो अनुभव और उनकी जो चर्चा होती है वो समाज में पहुंचती है, तो बहुत कुछ समाज को और हम लोगों को भी सीखने का अवसर मिलता है। मेरे साथ यहाँ मंच पे अवनीश जी, शिशिर जी और लोकप्रिय विधायक हमारे मनीष ससीजा जी, मैं तो इनके शायद दोनों तीनों चुनावों में मुझे आने का अवसर मिला है। चुनाव में हर बार जो है ये बुला लेते हैं अपने चुनाव में, लेकिन हम लोग सीखते भी हैं। जब मैं पहली बार इनके चुनाव में आया था तो मैंने कहा मनीष जी, उत्तर प्रदेश जातीयता और धर्मवाद में पूरी तरह से जकड़ा हुआ था, तो मैंने कहा मनीष जी जीतते कैसे हैं, क्योंकि इनकी समाज का अगर वोट देखा जाए तो कम है। तो हमने तो यहां आने के बाद भी हालांकि इनकी मदद करने आए थे, लेकिन फिर भी हमने सीखा, यहां से सीखा ये कि कम समाज होते हुए भी व्यक्ति अगर जीतता है तो कुछ न कुछ गुण होंगे। ऐसे ही मुझे सुरेश खन्ना जी के वहां साझापुर जाना हुआ, उनके भी बहुत कम वोट हैं। हमने उनसे कहा कि कैसे सीखे, कैसे आप जीतते हैं, तो बोले सुबह शाम को भोजन होगा घर पे। मैंने कहा ठीक है। तो वहां भी से हमने तो अनुभव लिया। मनीष जी से हमने पूछा था कि आप जीतते कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि सुबह नाश्ता घर पे होगा। इन्होंने भी घर पे बुलाया, और जब घर पे गए हम, तो हमने देखा कि वहां हमारे पहुंचने से पहले ही इनके यहाँ दरबार लगा था और लाइन लगी थी, पूरा स्टाफ लेकर के बैठे थे और सभी धर्म समुदाय के लोग उनके यहाँ थे। तो व्यक्ति को कोई भी हो, चाहे समाज में हो, चाहे राजनीति में हो और चाहे पत्रकारिता में हो, जीवन में जो व्यक्ति अपने आप को पूर्ण मान लेता है, मेरा अपना मानना है वो अधूरा रहता है। उसे सीखना चाहिए और हर जगह से जहां भी है अनुभव लेना चाहिए। ऐसे यहां चर्चा हुई तो जेल की चर्चा एक हमारे पत्रकार बंधु हमसे पूछ रहे थे वहां लखनऊ में, तो वो बच्चों वाली बात जब हमने बताई और वो गाड़ी वाली जो बच्चा दृष्टांत दिया, तो उन्होंने कहा कि आप रास्ते में भी सीखते हैं। तो हमने कहा आंख बंद करके तो चलते नहीं है, जो सामने दिख रहा है। अब कोई व्यक्ति उससे सामने दिखने से भी अनुभव लेता है, कोई व्यक्ति इनको इग्नोर करके चला जाता है। जो सीखता है वो आगे बढ़ता है,
इग्नोर करके चला जाता है, वो कहीं न कहीं ब्रेक और उसे मिल ही जाता है। तो कहीं न कहीं सब लोगों को सीखने का अवसर मिलता है। और हम लोगों को जो हमारे पत्रकार बंधुओं के साथ चर्चा होती है तो बहुत सारे इनके अनुभव नीचे से लेकर के ऊपर तक कहां कहां जाते हैं, कहां कहां आते हैं। जब सवाल जवाब होता है तो मैं तो इनसे भी सीखता हूं। पत्रकारिता, अब जैसे जगदीश चंद्रा की हमारे उन्होंने बात की, व्यक्ति सीखते सीखते, चलते चलते, अपना काम करते करते, किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति हो, जब लगता है कि कुछ और करने की आवश्यकता है, कुछ और करने की आवश्यकता है। हर व्यक्ति की इच्छा पूर्ति पैसा नहीं होता। बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो चाहते हैं कि समाज में बदलाव आए, समाज सुधरे, समाज आगे बढ़े, प्रदेश आगे बढ़े। ऐसे ही हमारे पत्रकारिता के लोग होते हैं जो शुरू से, अब जैसे ये हमारे कर रहे हैं, धीरे 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 जो अनुभव होगा और इनको जब लगेगा कि हमें कुछ करना है और कुछ करना है और मन का काम नहीं हो पा रहा है, तो व्यक्ति सोचता है कि अपना कहीं से स्थापित अपनी अलग व्यवस्था करें और उसके माध्यम से जो करना चाहते हैं वो करें। ऐसे ही जगदीश जी ने अनुभव किया होगा, और अनुभव किया होगा तो समाचार 24 लाए और उसके माध्यम से समाज की आवश्यकताएं क्या हैं, समाज को चाहिए क्या, सरकार को क्या करना चाहिए समाज हित में, देश हित में, प्रदेश हित में, वो चीजें और वो बातें जब निकल करके आती हैं तो उससे समाज को भी बहुत कुछ मिलता है और प्रदेश को भी बहुत कुछ मिलता है। हम लोग, सब लोग कहीं न कहीं ये हम लोगों का पत्रकारिता और आपका और हम का, हमारा एक बीच का माध्यम है। आपकी बातों को हम तक पहुंचाना और हमारी जो चीजें हैं, हम क्या करना चाहते हैं, वो आप तक पहुंचाना। अगर ये ना हो तो बहुत सारी चीजें हमसे छूट जाएं, छुप जाएं। लेकिन जैसे अब हमारे विधायक जी बता रहे थे कि निचले स्तर पे, आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं, सभी जगह हमारे सभी पत्रकारिता के लोग बिल्कुल ग्राउंड तक जाते हैं और पूरा अनुभव करते हैं। और अनुभव सरकार को जहां साझा करने की आवश्यकता होती है तो वहां साझा करते हैं, और उत्तर प्रदेश की जो जनता है या देश की जनता है उसके हित में होता है। जब चर्चा होती है तो हित में निश्चित होता है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा माध्यम, एक जोड़ के लिए एक बीच की कड़ी है, और ये निरंतर समाज में रहना चाहिए, और सब इनको सहयोग भी मिलना चाहिए सबका। जब आपके लिए हम लोगों से सवाल जवाब करते हैं तो सहयोग भी होना चाहिए। सहयोग होगा तो पत्रकारिता चलती रहेगी, और चलती रहेगी तो सरकार और समाज का सामंजस्य बैठा रहेगा, और सामंजस्य बैठा होगा तो सबके हित में होगा, सरकार के हित में भी होगा और समाज के हित में भी होगा। एक बात मैं जो मेरे अनुभव की है, मैं आपके माध्यम से सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि यहां सभी सम्मानित लोग हैं। हमने जो अनुभव किया है वो कुछ बातें जो वहां नहीं कह पाए, छूट रही थी, मैं एक दो बातें आपके माध्यम से और समाज में कहना चाहूंगा कि समाज में से मैंने एक बंदी की स्टोरी देखी थी। कोई बंदी ट्रेनिंग शुदा था और वो हरियाणा का बंदी था, किसी कारण से घटित घटना में कैदी बन गया
और जब वो बाहर गया तो जो काम करने कहीं भी जाता था तो जब पता लगता था कि ये बंदी रहा है, जेल में गया है, तो उसे काम नहीं मिलता था। एक उसके बारे में मैंने एक चर्चा देखी तो कहीं किसी घर के सामने बच्चा खेल रहा था, समाज से दूर रहा था, उस बच्चे पे उसे प्यार आ गया तो खिलाने लगा उस बच्चे को। घर वालों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, बच्चे से दूर हो जाओ। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, आपके माध्यम से, समाचार 24 के माध्यम से दर्शकों से कहना चाहूंगा कि ऐसे जो अनायास घटित घटना में बंदी बन जाते हैं और न्यायपालिका से बरी हों या छूट करके जाएं, तो समाज उसे स्वीकार करे, समाज अपने साथ ओटों को बिठाए, समाज उनको अलग थलग ना करे, तो शायद मैं मानता हूं कि वो समाज में जीना चाहता है, समाज में रहना चाहता है, हमें उसको अवसर देना चाहिए। अगर हम अवसर देंगे उसे तो मैं मानता हूं कि उसके जीवन का आगे की जो दिनचर्या है वो अच्छे से गुजर जाएगी। नहीं तो फिर वो अंदर जो रह करके आया है, समाज उसे स्वीकार नहीं करेगी तो कहीं न कहीं विक्षिप्तता में चला जाएगा और हो सकता है कि कहीं न कहीं फिर कोई दोबारा उससे गलती हो जाए तो हम लोग उसकी गलती का कारण ना बने। ये भी हम लोगों को देखना चाहिए। और बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिनकी जमानत हो गई है, जमानत देने वाला कोई नहीं है। क्या हम ऐसे लोगों की मदद करके उनको बाहर भेज सकते हैं क्या? क्या ऐसे लोग जो हमें कहीं दिखाई दें कि अर्थदंड के अभाव में हैं, तो बाहर जब हम बहुत दान पुण्य करते हैं तो क्या ऐसे लोगों का 1000, 2000, 4000 में जो सजा काट रहे हैं, क्या हम उनकी अर्थ को जमा करके उनको उनके परिवार से मिला सकते हैं? कितना बड़ा सोचिए, कितना बड़ा धर्म का काम, कितने बड़े पुण्य का काम ये होगा। और जैसा मैं कहना चाहूंगा कि हमें प्रकृति के विषय में 1 मिनट में जरूर चर्चा करूंगा कि मैं खुद देख रहा हूं बुंदेलखंड में, क्योंकि आप लोग यहां बैठे हैं, आप बुंदेलखंड में जाकर के देखिए, जिस तालाब में आपके पशु पानी नहीं पिएंगे उस तालाब में वहां के पुरुष और महिला सभी नहाते हैं और कपड़े भी उसी में धोते हैं। सोचिए कि अगर हमारा जन्म कहीं वहीं हो गया तो वो काम हमें भी करना पड़ेगा। इसलिए प्रकृति का संरक्षण, संवर्धन और जल का संरक्षण, संवर्धन आने वाली पीढ़ी के लिए हम जरूर करें। ऑक्सीजन की कोरोना काल में परिस्थितियां हमने सबने देखी है, तो हम अनायास पेड़ों को न काटें, अनायास हम प्रदूषण न फैलाएं। मेरा आपसे अनुरोध है, सरकार पॉलीथिन पे बैन लगाई थी, तो क्या हम लोग सहयोग नहीं कर सकते? क्या हम मार्केट में थैला लेकर के नहीं जा सकते? का जाना चाहिए।